नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जो कि पहले ट्विटर था, वहां आप वोट करते हैं और नतीजे आप देखते हैं जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो विषय होने वाले हैं जिनके बारे में आज आपको बताया जाएगा। जी हां, लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो विषय भी आ गए। पाक की नापाक करतूत। कैसे कुरान के अपमान के आरोप में, कथित अपमान के आरोप में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। आप सोचिए किस तरीके से पाकिस्तान में कट्टरपंथी सोच पनप रही है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। जनमत में बने रहिएगा। हाँ जी हाँ, और ब्रिज टू हेवन हम किसकी बात कर रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। भारत की साख किस तरीके से बढ़ रही है और भारतीय रेलवे कैसे आगे बढ़ रहा है वो आपको जानकारी देंगे। और भारत में घूमने को कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। जम्मू कश्मीर किस तरीके से विकसित हो रहा है और भारत का कितना फोकस है वो आप जानेंगे ब्रिज टू हेवन में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हैट्रिक से हेट। जी हां, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, तो विदेशी मीडिया को, यानी प्रोपेगेंडा वाली, एजेंडा वाली, गंदी सोच वाली मीडिया को मिर्ची तो लगेगी ही। उनको फिर से मिर्ची लगी है और अफवाह और गलत खबरें वो चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है, दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हैट्रिक से हेट हो रही है विदेशी मीडिया में। आगे बढ़ेंगे और देखिए, आपका अनशन। जी हां, आम आदमी पार्टी, जो कि अस्तित्व में आने से पहले भी इनका जो दल था वो अनशन के लिए जाना जाता था, प्रदर्शनों के लिए जाना जाता था। एक बार फिर से आपका अनशन शुरू हो गया है, आपका अनशन अगेन हो गया है। और फिर से, जबकि सरकार इनकी है, क्या अनशन से ही सारा रास्ता निकाला जाएगा, हल हर दुविधा का निकाला जाएगा, या फिर इसमें केवल राजनीति है और कुछ नहीं है? हल ये जानते हैं, कर नहीं पा रहे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीट का आरजेडी कनेक्शन। ये खबर चल रही है लगातार और तथ्य पे तथ्य, पॉइंट टू पॉइंट कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और ये साफ होती जा रही है पिक्चर कि कैसे विपक्ष जो आरोप लगाता है सरकार पर, वो भी शामिल है इस धांधली में और नीट के मामले में। चलिए, ये तो वो मुद्दे थे जो फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको बताया कि आज किन विषयों पर चर्चा करेंगे। जनमत में आज खबर की शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। हमारे जो पड़ोसी देश की बात करेंगे, जो कि पड़ोसी होकर भी पड़ोसी धर्म तो नहीं निभाता, वो पाकिस्तान जो दुनिया के सामने भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, जो दुनिया को बताता है कि वो शांति और मानवता का रखवाला है और इस दुनिया में उससे अच्छा कोई दूसरा देश नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से जो तस्वीर सामने आई है वो ये चीख कर कह रही है कि ना तो पाकिस्तान मानवता का रखवाला है और ना ही वहां रहने वाले मुसलमानों को शांति से कोई लेना देना है, क्योंकि पाकिस्तान के इन्हीं कट्टर मुसलमानों ने कथित कुरान के अपमान पर, सोचिए, कथित कुरान के अपमान पर एक व्यक्ति को ऐसी सजा दी है जिस सजा के बारे में शायद कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। तो आखिर क्या है पूरी खबर और क्या थी सजा, हमने शुरुआत में बताया था, लेकिन देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। नहीं खत्म हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति के मरने के बाद भी उस पर अपने हमले नहीं रोके और बाद में उसे नग्न कर जिंदा जला दिया। यही नहीं, कट्टरपंथियों के इस हमले में 8 अन्य लोग भी घायल हुए और जाते जाते वो हैवान कट्टरपंथी क्षेत्र की पुलिस चौकी को भी जला गए, जिन्हें ये लग रहा था कि कानून उस व्यक्ति को कुरान के अपमान पर सजा नहीं दे पाएगा, इसलिए उन्होंने स्वयं उस व्यक्ति को इस्लामी सजा दे दी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आई ये इस्लामी बर्बरता की तस्वीर हम भारतीयों के लिए भले ही हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे जिहादी कांड आम बात है। ऐसे में विदेश में बैठे भारत के हिंदुओं की छोटी से छोटी गलतियों पर बड़े बड़े लेख लिखने वाले। दरिंदगी की कोई सीमा नहीं है। पाकिस्तान में एक देश जो दरिंदगी का जीता जागता उदाहरण है और कट्टरता की एक दिन नई परिभाषा हर रोज ये लिखते हैं और लोगों को जला भी सकते हैं ये अपने मजहब के नाम पर। चलिए, इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा कि भाई आपका जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता अपने चरम पर है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। और हाँ, बिल्कुल 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है। 4% कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरता अपने चरम पर है। जनमत में अब बात उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना यानी USBRL की करते हैं, जिसका जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर सफल ट्रायल रन किया जा चुका है।
वहीं इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों की माने तो इस लाइन पर रेल सेवाएं जल्द ही शुरू हो जाएंगी। इस परियोजना में शामिल नवनिर्मित चिनाब रेलवे पुल रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया है। यूएसबीआरएल परियोजना के तहत उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है। ये लाइन कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है। ये परियोजना आजादी के बाद भारतीय रेलवे की ओर से किए गए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। तो आइए यूएसबीआरएल परियोजना के बारे में और अच्छे से ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है ये पूरा यूएसबीआरएल परियोजना? यूएसबीआरएल परियोजना में 38 सुरंगें शामिल है। क्या है ये परियोजना, वो आपको बता रहे हैं। जल्द शुरू होगी यहां पर कश्मीर घाटी में इसकी शुरुआत और यूएसबीआरएल की कुल लंबाई 119 किलोमीटर बताई जा रही है। ये इनिशियल डेटा और ये तस्वीर आप देखिए, खूबसूरत तस्वीर। और साथ ही साथ इसकी सबसे लंबी सुरंग T49 की लंबाई 12.75 किलोमीटर है। तो ये खूबसूरत पुल जो है ये बन रहा है, जो उसके बारे में आपको बता रहे हैं। इस कश्मीर में सुरंग T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग भी है। तो ये एक नई सीमा को छूता हुआ भारत यहां पर यूएसबीआरएल परियोजना में 927 पुल शामिल हैं। एक पुल नहीं है, 927 पुल यहां पर शामिल हैं। साथ ही साथ आप देखिए यूएसबीआरएल परियोजना में चिनाब पुल भी शामिल है। क्या कुछ शामिल है वो आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ के बताएं आपको, चिनाब पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है। चिनाब पुल जो है उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। साथ साथ आप देखिए इसके आर्च की लंबाई 467 मीटर आपको बताएं वो उतनी है। और साथ ही साथ नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। तो ऊंचाई देखिए। साथ ही साथ ये एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। जो एफिल टावर विशाल आप देखते हैं उससे 35 मीटर ये ऊंचा है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल माना जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से यूएसबीआरएल के बारे में आपको बताया गया। अब पोल के माध्यम से आपसे जो हमने प्रश्न पूछा वो उसका जवाब दे दीजिए। भारतीय रेलवे ऊंचाइयों को छू रहा है। 81% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 19% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। 81% यस, 19% नो। बहुमत ये मानता है कि भारतीय रेलवे ऊंचाइयों को छू रहा है। आगे बढ़ेंगे जनमत में। अब बात विदेशी वामपंथी मीडिया की चिढ़ करते हैं। जी हां, वो विदेशी मीडिया जो लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और मोदी के खिलाफ लेख लिख रहा था, या कहें तो अपने वामपंथी आकाओं को खुश करने के लिए चुनाव से पहले मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा था। वो विदेशी मीडिया अब अपनी असफलता और मोदी के जीत पर गंदी तरह से चिढ़ा हुआ है, जिसके चिढ़ का एक ताजा उदाहरण कल देखने को मिला, जब अमेरिकी टेलीविजन होस्ट बिल माहर ने हाल ही में भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों के बारे में झूठे दावे करके विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने तथ्यों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान बड़ी हार का सामना किया। बिल माहर ने अपने शो के दौरान ये विवादित दावे किए, जो बीते गुरुवार 20 जून को प्रसारित हुआ, यानी बीते दिन यानी कल। शो में एक अतिथि पत्रकार जोएल स्टीन भी थे, जिन्होंने दावा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर अप्रवास का मुद्दा एक दक्षिणपंथी कथा है। तो आइए उस शो के दौरान इन दोनों के बीच क्या बात हुई वो आपको सुनाते हैं। Just got rejected. Modi just lost those elections big time. Yeah, but he's been there for a very long time. Yeah. With a lot of anti-Muslim hate, and it's. Yes, that's a whole different kettle of fish. Well, I think there's a real moral reason that we should let people into this country who are suffering At elsewhere any that we can't number? afford. No. I mean, But that's their point. but there's a. I hate to agree on technicalities. Yes, you need to get reasonable amounts of people here. You need a way to process these people. You may need to make sure that they're safe. But we need immigrants if we want this. No one in America is do willing need to have some sex. immigrants. There's no Just got immigration there. rejected. Modi just lost those elections big time. Yeah, but he's been there for a very long time. Yeah. With a lot of anti-Muslim hate, and it's. Yes, that's a whole different kettle of fish. Well, I think there's a real moral reason that we should let people into this country who are suffering At elsewhere. any.
देखिए, जब मोदी जी जीत भी चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन ये अपने प्रोपेगेंडा से, अपने एजेंडा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यही इसको साफ शब्दों में कहते हैं बीमारी। तो चलिए, इस पर पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। विदेशी मीडिया बीजेपी की जीत से चिढ़ा हुआ है, परेशानी है विदेशी मीडिया को। 95%। हम क्या जाने, आप बेहतर जानते हैं, जनता जनार्दन हमसे बेहतर जानती है और जनता का मत कहता है, जनमत कहता है कि बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है विदेशी मीडिया बीजेपी की जीत से चिढ़ी हुई है। और चिढ़ने दीजिए, प्रोपेगेंडा करने दीजिए। तो विदेशी मीडिया जितना भी प्रोपेगेंडा करे, हम उसका भंडाफोड़ लगातार जनमत में करते रहेंगे। आपको सही खबर आपको हम जरूर पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, इसमें कभी चूकेंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे जनमत में। अब बात आम आदमी पार्टी की करेंगे, देश की राजनीति की भी करते हैं। दिल्ली इसके पास ही हम हैं, जिसने एक बार फिर, यानी आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से अनशन और सत्याग्रह के नाम पर अपनी पुरानी राजनीति शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना की दिल्ली में जल संकट को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है, जिन्होंने आज संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर आपका आरोप है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों को छुपाने के लिए फिर से अनशन की आड़ ले रही है, उसकी आड़ में है? इसी खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। तो देखा आपने, खबर देखी, खबर को आपको हमने विस्तार से समझाया कि भाई एक बार फिर से अनशन कर रही है आम आदमी पार्टी। चलिए, दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ने की ये बात उनकी तरफ से, इसको मान लिया जाए। विपक्ष पर आरोप, यानी कि जो सत्ता में पक्ष में सरकार है केंद्र में, उस पर आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाती है। ये भी आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश से भी जब बातचीत की गई थी, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, हिमाचल ने कहा था हम पानी दे देंगे, उनके पास फिर पानी नहीं था। ये बाद में सामने आया और इस तरीके का धोखा आम आदमी पार्टी कहती है हमें मिल रहा है। लेकिन आपसे हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। हमने आपसे पूछा कि आम आदमी पार्टी का अनशन दिखावा है क्या? ये मैं नहीं कहता, ये आप कहते हैं। 94%, 94% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 6% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि आम आदमी पार्टी का अनशन महज दिखावा है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको दिल्ली की बात कही, अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या कुछ हो रहा है और भारत के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, उसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं और बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं। हो सकता है बाकी मीडिया चैनलों ने आपको ना बताई हो ये खबर। जनमत में अब बात करते हैं अमेरिका में रह रहे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जिसने एक बार फिर से भारत को खुली धमकी दे दी है। मजाक नहीं, खुली धमकी दी है। पन्नू के निशाने पर इस बार भारत की एयर इंडिया एयरलाइंस है। कई बार उसने इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया को टारगेट करने का प्रयास किया, एक बार फिर से टारगेट पे एयर इंडिया एयरलाइंस है। उसने धमकी देते हुए कहा कि 23 जून को कोई भी एयर इंडिया से यात्रा ना करे। खासकर ये जो वहां पर मौजूद था, तो वहां पर मौजूद लोगों को संबोधन के दौरान, जो कि एक बड़े प्रोजेक्टर में संबोधन चल रहा था एक स्थान पर, तो वहां उसने ये बात कही कि भाई 23 जून को कोई भी एयर इंडिया से यात्रा ना करे। पन्नू ने कहा कि 23 जून को एयर इंडिया से सफर करने वालों की जान को खतरा हो सकता है, अपनी आने वाली नस्लों को खतरा हो सकता है। आपकी जो लोग वहां मौजूद थे, जिनको ये खालिस्तानी समर्थक वहां पर जो बैठे थे, उनके लिए उसने ये मैसेज दिया कि आपकी आने वाली नस्लों को खतरा हो सकता है। इसका मैसेज आप समझिए। आपको बता दें 23 जून को एयर इंडिया के कनिष्क विमान हादसे की 39वीं बरसी है। 23 जून 1985 को खालिस्तानी आतंकियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया था। उस आतंकी हमले में विमान सवार 329 लोग मारे गए थे। आपको याद होगा उस दिन की जो खबर है, ये तब मीडिया में रहती थी, बीच में काफी लंबा ये गैप, 1985 का मामला है। लेकिन एक बार फिर से पन्नू की धमकी के क्या मायने हैं, आइए आपको सुनाते हैं आखिर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी में क्या कुछ कहा है। सब तो पहला बॉयकॉट कर रहे हैं एयर इंडिया का, तुसी 23 जून को मैं पहला भी गुजारिश कर चुका, तुसी बॉयकॉट एयर इंडिया एंड फ्लाई एयर कनाडा। एयर इंडिया ने विच 23 जून को कोई सफर ना करे, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ एयर इंडिया 'ਚ सफर नहीं करना। मोदी, we are coming for
पंजाबी में कह रहा था गुरपतवंत सिंह पन्नू कि अगर आप फ्लाई करते हैं तो आपकी नस्लों को खतरा हो सकता है, आपको खतरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता था। और ये देखिए किस तरीके से ब्रेन वॉश लोगों का कर रहा है और खालिस्तानी सोच को बढ़ावा दे रहा है। और इसको अभी भी मतलब पकड़ने में इतनी दिक्कत आ रही है और आरोप भारत पर लगा दिया गया था कि इसकी जो है हत्या की कोशिश भारत कर रहा था। लेकिन अभी भी ये व्यक्ति जो खुद को कथित तौर पर एक लॉयर बोलता है, आराम से विदेश में बैठा है और बच रहा है, जबकि भारत को एक तरीके से प्लेन को उड़ाने की धमकी दी। तो सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि अगर आपने हमारी ये बाइट सुनी है तो एक बार फिर से जागिए और इस पर एक्शन की डिमांड करिए, नहीं तो हम तो करते ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात नीट परीक्षा घोटाले की करेंगे, जिसमें प्रदीप कुमार नाम के शख्स का नाम सामने आया है। इसकी मीडिया गवाही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है। प्रदीप कुमार उस गेस्ट हाउस के केयर टेकर हैं जहां से इस नीट घोटाले के तार जुड़ पाए गए हैं। दरअसल अनुराग यादव नाम का एक अभ्यर्थी है जिसने नीट परीक्षा दी। अनुराग का फूफा है सिकंदर यादवेंदु, जो एक सरकारी कर्मचारी है। नीट घोटाले की पूरी साजिश के सूत्रधारों में सिकंदर का नाम शामिल है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद ने भी कबूल किया है कि सिकंदर ने उससे पेपर लीक के संबंध में बात की थी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। नीट पेपर लीक को लेकर राजनीति अपने चरम पे है। तेजस्वी यादव का इस घोटाले से नाम जुड़ने के बाद तो में और भी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। शहर शहर लोग नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पेपर लीक के तार तेजस्वी यादव से जोड़ दिए हैं। दरअसल नीट घोटाले में पटना के जिस गेस्ट हाउस कांड की थ्योरी सामने आ रही है, उस गेस्ट हाउस की कड़ियां पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। बीजेपी पूरी तरीके से अब इस मुद्दे पर अटैकिंग मोड में आ गई है। अभी तक नीट पेपर लीक में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। नीट परीक्षा घोटाले में प्रदीप कुमार का नाम सामने आया है। इसकी मीडिया गवाही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है। प्रदीप कुमार उस गेस्ट हाउस के केयर टेकर है जहां से इस नीट घोटाले के तार जुड़े पाए गए हैं। दरअसल अनुराग यादव नाम का एक अभ्यर्थी है जिसने नीट परीक्षा दी। अनुराग का फूफा है। सिकंदर यादवेंदु जो एक सरकारी कर्मचारी है। नीट घोटाले की पूरी साजिश के सूत्रधार में सिकंदर का नाम शामिल है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमित आनंद ने भी कबूल किया है कि सिकंदर ने उससे पेपर लीक के संबंध में बात की थी। आरोप है कि सिकंदर ने प्रीतम नाम के शख्स से गेस्ट हाउस के कमरे के लिए बात की थी। जिस प्रीतम का जिक्र हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निजी सचिव है। दावे के मुताबिक प्रीतम ने गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने के लिए केयर टेकर प्रदीप को फोन किया था। प्रदीप पटना एयरपोर्ट के सामने के सरकारी गेस्ट हाउस का केयर टेकर है। इसने 4 और 5 मई के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक किया जिसमें अभ्यर्थी अनुराग ठहरा था। बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के पीएम प्रीतम और गेस्ट हाउस के कर्मचारियों के कॉल डिटेल और व्हाट्सएप मैसेज की जानकारी मीडिया से साझा की है। फिलहाल शुरुआती जांच के बाद केयरटेकर प्रदीप सहित 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव का नाम सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए आपने खबर को जाना, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई होगी बात, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई कौन सा किरदार कौन है। तो उसी के लिए हमने आपके लिए ग्राफिक्स बनाए हैं। ये आराम से समझिएगा इसको, बिल्कुल आराम से। क्यों जुड़ा तेजस्वी यादव का नाम? अनुराग यादव नाम का एक अभ्यर्थी है। ये देखिए, याद रखिएगा, अनुराग यादव नाम का एक अभ्यर्थी है, उसका नाम सामने आया। अब देखिए, अनुराग का फूफा है सिकंदर यादवेंदु। फूफा सिकंदर यादवेंदु अनुराग का। साजिश के सूत्रधारों में सिकंदर का नाम शामिल है, द फूफा का नाम शामिल है। अब पेपर लीक का मास्टरमाइंड है अमित आनंद, ठीक है, जो मास्टरमाइंड है उसका नाम अमित आनंद है, ये आपको बता दें। सिकंदर ने यानी फूफा ने अमित आनंद से पेपर लीक के संबंध में बात की थी। सिकंदर ने फूफा अमित आनंद से अभ्यर्थी की बात की। सिकंदर ने पीएस प्रीतम से गेस्ट हाउस के लिए कमरे की बात की। यानी फूफा ने दोनों जगह से, अमित से और पीएस से बात की। तेजस्वी यादव का निजी सचिव है पीएस प्रीतम, तो पीएस प्रीतम से बात की फूफा ने और इससे बात की। पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस का कमरा बुक करने के लिए प्रदीप को फोन किया। अभी गेस्ट हाउस जिसने बुक किया उसका नाम सामने है। प्रदीप पटना एयरपोर्ट के सामने के सरकारी गेस्ट हाउस का केयर टेकर है। तो ये केयर टेकर कौन है? प्रदीप है। कई किरदार सामने आ रहे हैं यहां पर।
तो अब आप देखिए, प्रदीप ने 4 और 5 मई के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक किया। ये तेजस्वी यादव का नाम क्यों आ रहा है बता रहे हैं, पीएस से जुड़ा हुआ है, जिसमें अभ्यर्थी अनुराग ठहरा था। तो बुक किया फूफा ने कमरा, किसके थ्रू? उसके थ्रू, प्रदीप के थ्रू, और ये अभ्यर्थी अनुराग ठाकुर। अब प्रीतम के बारे में आपको बता दें, कौन है प्रीतम कुमार? तेजस्वी यादव का निजी सचिव है पीएस प्रीतम, पर्सनल सेक्रेटरी यानी प्रीतम कुमार है। अब इसके बारे में आपको बता दें, प्रीतम कुमार कौन है। प्रीतम ने गेस्ट हाउस का कमरा बुक किया था, यह उसका मेन रोल है, काफी अहम रोल है। कमरा बुक करने के लिए केयर टेकर प्रदीप को फोन किया था। तो याद रखिएगा, फूफा और प्रीतम और साथ में प्रदीप जो कि केयर टेकर है कमरे का, उस गेस्ट हाउस के रूप। अब सिकंदर कौन है? सिकंदर, आरोपी सिकंदर यादवेंदु तेजस्वी के पीएस का रिश्तेदार है। तो रिश्तेदार है ये फूफा। तो 2012 में जूनियर इंजीनियर के पद पर सरकारी नौकरी में आया था सिकंदर यादवेंदु। महज 12 साल में ही रसूखदार नेताओं का बना खास। ये देखिए, ये इसकी खासियत है। और इस दौरान अपने कई रिश्तेदारों को मेडिकल परीक्षा पास करवा दी इस व्यक्ति ने, इसे फूफा कहते हैं। और इस बार की नीट परीक्षा में भी उसके हाथ प्रश्न पत्र लग गया। तो यह प्रश्न पत्र इसके फूफा के हाथ में लगा है। अपने 2 रिश्तेदारों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध इसके द्वारा जो है वो कराया गया है, और दोनों रिश्तेदारों को प्रश्न पत्र रटवाने का पूरा इंतजाम इसने किया है। तो ये मास्टरमाइंड से लेकर अमित आनंद से लेकर सिकंदर, ये तमाम। और देखिए, पुलिस से 5 मई को गिरफ्तार इसको किया था। सिकंदर यादवेंदु की बात कर रहे हैं। तो आपको हमने पूरी जो कहानी है, देखिए, नीट परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के साथ ही गिरफ्तार हुआ है। आप सोचिए, ऐसा आम आदमी नहीं है, परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के साथ यहां पर इसके गिरफ्तार होने की खबर सामने आई है। अनुराग यादव, आपको याद है, अभ्यर्थी था, उसका फूफा यहां पर था। और अब देखिए, पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा, नीट पर फंसती नजर आ रही है आरजेडी, 90% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 10% लोगों ने ना में जवाब दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं जनमत में। अब हम बात करेंगे योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए संदेश की, उस संदेश की जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए लोकतांत्रिक माहौल खड़ा कर दिया गया है, और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के दरवाजे पर भी लोकतंत्र के बहाली के लिए दस्तक दे दी है। जी हां, लोकतंत्र आ जाए, वहां बहाल हो जाए, इसकी दस्तक दे दी गई है। दशकों से हिंदुस्तान के संवैधानिक अधिकार से वंचित रहे घाटी के लोगों में धारा 370 के खत्म होने के बाद भारत से जुड़ने का एहसास जागा है, उनके अंदर ये बात जगी है। भारत के लोकतंत्र का हिस्सा तो वो पहले भी थे, लेकिन धारा 370 ने उनकी आजादी के पंख कुतर रखे थे। अब उनके सामने पूरा आसमान है, पूरा भारत है, पूरा संविधान है, कानून है जो कानूनन है। और आपको देखें, प्रधानमंत्री हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा? अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। चलिए जनमत में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के सुहावने मौसम की, जहां आज दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिली। दिल्ली वासियों के लिए मौसम अब सुहाना हो गया है। भीषण बारिश और शानदार मौसम के कारण तापमान में कमी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली, वहीं कई इलाकों में मध्यम गति की बारिश अब भी जारी है। बारिश के कारण दिल्ली समेत पूरे एनसीआर यानी गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम का मौसम अब बदल चुका है, जहां पर इतनी ज्यादा गर्मी थी। साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली के रोहिणी समेत कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों हुई बारिश के बाद फिर से भीषण गर्मी पड़ने लगी है। इस वजह से लोगों को दिक्कत
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर हुई बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। वहीं राजौरी गार्डन, धौला कुआं, एम्स आदि इलाकों में मध्यम गति से बारिश हो रही है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला हुआ है। दिल्ली में हुई इस बारिश से मामूली ही सही, लेकिन लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, जो कि लगातार केवल एसी में ही बैठे रहते थे और सोचते थे कि भाई अब कुछ असर हो, कब बारिश हो, मौसम सुहावना हो। तो अब लोगों को एसी की जरूरत तो पड़ रही है, लेकिन उतनी नहीं पड़ रही, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को, जहां पर केवल ट्रैफिक और केवल गाड़ियां ही नजर आती हैं। वहां पर ये देखिए झमाझम बारिश की जो सुहावनी तस्वीर है, ये सभी का मन भी मोह रही है और सभी को तपिश से राहत भी दिला रही है। एक समस्या और आती है, जब धीरे धीरे यहाँ पर बारिश ज्यादा हो जाती है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर वाटर लॉगिंग यानी पानी इकट्ठा हो जाता है और वो लोगों को और परेशान करता है। फिलहाल इस तपिश भरी गर्मी से, जो इतना पानी की कमी से, तमाम चीजों से एक राहत भरी सांस के साथ ये बारिश की तस्वीर। जनमत में अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन आज इस मामले में ट्विस्ट आया है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरे होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी। वहीं ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलील दी है, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर आदेश सुनाने तक अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी की याचिका पर 25 जून को हाई कोर्ट का आदेश आ सकता है। अब एएसजी एसवी राजू ने क्या कुछ कहा, वो आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं बाइट के माध्यम से। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इश्यू हुआ है। अब सर इन्होंने ऑर्डर तो रिजर्व कर लिया, 2-3 दिन बाद ऑर्डर प्रोनाउंस का, क्या उम्मीद है दिल्ली हाई कोर्ट से सर? उम्मीद के बारे में मैं बात नहीं कर सकता। स्टे कंटिन्यू होगा सर? मैं उम्मीद और स्टे उसकी बात नहीं, अभी स्टे दिया है तो उसके ऊपर से आप जो है जो अनुमान करना है कर लीजिएगा। चलिए, ये तो अरविंद केजरीवाल का मामला था और ये यूं कह रहे हैं कि मैं उम्मीद की बात नहीं कर सकता। जो बात है, ये बात उन्होंने रखी है। अब आगे बढ़ते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में बताते हैं, एक तस्वीर के बारे में बात करते हैं जो कि काफी वायरल हो रही है। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, ये कोई आम लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा ध्यान से। हाल में नॉर्थ कोरिया पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वहां के सुप्रीम लीडर यानी किम जोंग उन ने शानदार स्वागत किया। हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के बाद सड़कों पर भी यही उत्साह दिखा। किम ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। देश की राजधानी प्योंगयांग में अपनी और राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवाईं। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर तब सामने आई जब एक दूसरे के लिए गाड़ी चलाते हुए दोनों दिखाई दिए। अब यहां तो देखिए किस गर्मजोशी से ये दोनों एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और ये तस्वीर वायरल हो रही है, जहां पर पुतिन ने किम को एक नई लग्जरी लिमोजिन कार गिफ्ट कर दी उनको एक महंगी कार, और दोनों ही एक साथ गाड़ी में सवार हुए। सोशल मीडिया पर इसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस गाड़ी की खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि जब से पुतिन रूस के प्रमुख पद पर हैं, तब से नॉर्थ कोरिया का ये उनका पहला दौरा है। 24 साल में पहली बार इस मौके पर पुतिन ने किम को न केवल लग्जरी कार गिफ्ट की, बल्कि वो उन्हें इस कार में ड्राइव पर भी लेकर गए। कार को पुतिन ड्राइव कर रहे हैं और दोनों साथ में हंसते और बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति पुतिन देखिए यहां पर पहुंचते हैं, किम से मुलाकात करेंगे, गर्मजोशी से ये मुलाकात होगा। अभी तो खैर अधिकारियों से ये मुलाकात, और वो तस्वीर जो आपने देखी थी जहां पर गाड़ी वो चला रहे थे, वो हाँ, ये तस्वीर आप देख रहे थे किस तरीके से मुस्कुराते हुए यहां पर पुतिन भी नजर आ रहे थे और किम जोंग उन भी नजर यहां पर आ रहे थे। अब खबरों का समय तो यहां पर पूरा हुआ है, लेकिन हर बार की तरह अब वक्त है सुविचार का। जी हां, हर रोज आपको एक नई खबर के तरह ही एक नई कहानी, एक नया किस्सा, एक नई सीखने वाली विषय के बारे में, एक नई सीखने वाली चीज के बारे में आपको बताते हैं। शुरू करेंगे अपना सुविचार का भाग जनमत का। जी हां,
अपने उद्देश्य से भटके ना, हमेशा लक्ष्य याद रखें। एक कहानी आपको मैं आज फिर से सुनाने वाला हूं। सुविचार का समय हो गया है, खबरों से अब हट चुके हैं। एक किस्सा आपको सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर कांच का एक जार, कुछ बड़े पत्थर, कुछ छोटे कंकड़ और रेत के साथ कक्षा में दाखिल हुआ। छात्र ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह प्रोफेसर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले उस प्रोफेसर ने जो बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टान जैसे थोड़े बड़े, उन हिस्सों को जार में भरना, उन पत्थरों को जार में भरना शुरू किया, जब तक कि वह और पत्थर ना भर सके। वो जार पत्थरों से, मोटे पत्थरों से भर गया। प्रोफेसर ने छात्रों से पूछा कि क्या ये जार भर गया है, और सभी छात्रों ने कहा हां सर, ये पूरा भर चुका है। सभी ने हां में सिर हिलाया। फिर उसने कंकड़ को जार के अंदर डालना शुरू कर दिया, यानी मोटे पत्थर डाले। उसके बाद वो कंकड़ को, जो कि लोग बच्चे कह रहे थे कि जार भर गया है, उसमें कंकड़ भरने शुरू किए और छोटे छोटी जगहों से वो कंकड़ निकलकर अंदर चले गए और जार को हिलाते हिलाते वो सारे कंकड़, जितने भी कंकड़ उसके पास थे, वो बीच की जगह से निकलते हुए अंदर चले गए। फिर प्रोफेसर ने, यानी उस टीचर ने, छात्रों से वही प्रश्न पूछा कि क्या जार भरा हुआ है, और छात्रों ने फिर कहा हां जार भरा हुआ है। लेकिन अभी भी जार भरा नहीं था। अंत में उसने जार के अंदर रेत डाली, जो थोड़े थोड़े अंतराल में रिसते हुए, क्योंकि और जगह थी उसमें, मोटे पत्थर डाले, कंकड़ डाले, अब रेत डाली, तो रेत भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े अंतराल में रिसते हुए जार में भर गई है। और ये जो आपको मैं सीख दे रहा हूं, ये जीवन में प्राथमिकताएं होती हैं, उसके बारे में सीख आपको बता रहा हूं कि जीवन में हर चीज का समय होता है। प्रोफेसर ने बच्चों को समझाया कि इसी तरह जैसे ये पत्थर, कंकड़ और रेत आए हैं, प्रोफेसर ने समझाया कि इसी तरह आपको जीवन में अपनी प्राथमिकताएं, यानी प्रायोरिटीज, पहले क्या करना है ये तय करना चाहिए। चट्टान यानी पत्थर, बड़े पत्थर आपके परिवार की तरह हैं, जो कि सबसे नीचे आते हैं। उसके बाद जबकि कंकड़ की बात करते हैं, वो आपके करियर की तरह है कि प्रोफेशन क्या चुनते हैं, वो पत्थरों के बाद कंकड़ आते हैं। जबकि रेत जीवन में सबसे कम प्राथमिकताओं, यानी सबसे कम प्रायोरिटी, और अनावश्यक झगड़े और लड़ाई और अहंकार, जो ईगो लेकर आप चलते हैं ना, उसको रेत की तुलना में रखें। सबसे पहले परिवार पर ध्यान दें, उसके बाद अपने करियर पर ध्यान दें, और ये छोटे छोटे विषयों को अंत के लिए ही रखें। यदि आप जार पर पहले रेत डालेंगे, पहले अगर आपने रेत यानी वो अहंकार डाल दिया, तो ये आसानी से भर जाएगा और पत्थरों तथा कंकड़ के लिए, यानी परिवार के लिए और आपके करियर के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इससे सीख ये मिलती है कि आपको जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए और काम करने के लिए एक अच्छी रणनीति विकसित करनी चाहिए। जीवन के अनावश्यक पहलुओं पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय इसे पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। इसी के साथ आज की जनमत में बस इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।